अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हैदर अली बिजरानी आज वियतनाम वार पे लेक्चर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वियतनाम कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो ये रहा वियतनाम का ऑफिशियल मैप, और जो वियतनाम के नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे नॉर्थ में वियतनाम अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है चाइना के साथ, और यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे जो वियतनाम की बॉर्डर लाइन लगती है वो लगती है लाओस के साथ, और यहाँ पे कंबोडिया के साथ। और ईस्टर्न साइड पे जो वियतनाम अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है वो करता है साउथ चाइना सी के साथ, और साउथ चाइना सी को कहा जाता है हब ऑफ इकोनॉमी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वियतनाम की कितनी एक ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। तो हम वियतनाम वार पे डिस्कस करने से पहले हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखेंगे, या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आज बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे हिस्ट्री में इवेंट हुए या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हुए जिन्होंने लीड किया वियतनाम को वियतनाम वार की तरफ। अब देखें कि तारीख में फ्रांस ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया और वियतनाम को कंट्रोल कर लिया, और वियतनाम के साथ साथ लाओस और कंबोडिया को भी कंट्रोल कर लिया, और इसे कहा जाता है फ्रेंच इंडो चाइना। तो फ्रांस ने वियतनाम के ऊपर कंट्रोल कर लिया 1887 में। 1887 से लेकर 1941 तक वियतनाम, और उसके साथ साथ जो दो कंट्रीज थे उन पे कंट्रोल रहा फ्रांस का। तो उस वक्त उसके बाद क्या हुआ कि जापान ने 1941 में वियतनाम के ऊपर कंट्रोल कर लिया। मतलब कि पहले फ्रांस के पास कंट्रोल था, बाद में ये कंट्रोल चला गया जापान के पास। तो 1941 से लेकर 1945 तक वियतनाम अंडर कंट्रोल रहा जापान के, और ये टाइम पीरियड है वर्ल्ड वार 2 का टाइम पीरियड, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो लगी थी वो लगी थी 1939 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जापान ने सिर्फ वियतनाम के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, मगर अगर हम तारीख देखें कि 1910 के बाद जापान ने बहुत सी एरियाज पर, बहुत सी कंट्रीज पर कंट्रोल कर लिया था। जैसे कि जापान ने नॉर्थ कोरिया पर कंट्रोल कर लिया था, साउथ कोरिया पर कंट्रोल कर लिया था, और उसके साथ साथ जापान ने वियतनाम पर भी कंट्रोल कर लिया। अब देखें, ये टाइम पीरियड था वर्ल्ड वार 2 का टाइम पीरियड। वर्ल्ड वार 2 में दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूएसए और चाइना, ये सारे ग्रुप आपस में अलाइड थे, और ये जंग कर रहे थे ग्रुप बी के खिलाफ, और ग्रुप बी में थे जापान, जर्मनी और इटली। अब देखें, ग्रुप ए और ग्रुप बी में और भी बहुत सी कंट्रीज थी, मगर जो आज हमारे इस लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उनका जिक्र कर रहे हैं। अब देखें, 1945 तक जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। तो फाइनली क्या हुआ कि 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान की दो मेजर सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए। अब देखें, जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरे तो उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आगे, या जो भी उनके अलाइड थे। अब यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि जापान ने सिर्फ अपनी कंट्री जापान में सरेंडर नहीं किया, मगर जो कंट्रीज, जो कॉलोनीज जापान के पास थी, जापान ने उन कंट्रीज में भी सरेंडर कर दिया। जैसे कि जापान के पास वियतनाम था, वियतनाम में भी जापान के सोल्जर्स मौजूद थे, तो वियतनाम में जापान के सोल्जर्स ने भी सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जो जापान के सोल्जर्स मौजूद थे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए। तो अब हम देखेंगे कि जो वियतनाम में जापान के सोल्जर्स थे, जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसके बाद वियतनाम की हुकूमत किसके पास चली। अब देखें, जो नॉर्थ वियतनाम में जापान के सोल्जर्स मौजूद थे उन्होंने सरेंडर किया खुद को चाइना के आगे, क्योंकि चाइना भी अगर आप प्रीवियस स्लाइड देख लें तो वो अलाइड था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और जो साउथ वियतनाम में जापान के जो सोल्जर्स मौजूद थे उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया यूनाइटेड किंगडम के आगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि इस वक्त ही वियतनाम के दो हिस्से हो चुके हैं, या एक कंट्री दो कंट्रीज में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम के सोल्जर्स दूसरी कंट्री को सरेंडर कर रहे हैं, और साउथ वियतनाम के सोल्जर्स जो जापान के थे वो दूसरी कंट्री को सरेंडर कर रहे हैं। जब ये हुआ तो उसके बाद क्या किया, फ्रांस ने कहा कि भाई 1941 से पहले, मतलब जब जापान ने यहाँ से कंट्रोल किया था उससे पहले वियतनाम के एरियाज थे मेरे पास, मतलब कि फ्रांस के पास। तो फ्रांस ने कहा कि ये एरियाज फिर मुझे दे दो। तो उस वक्त क्या हुआ कि चाइना ने इस बात को थोड़ा बहुत कंडेम किया, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि वियतनाम इस एरियाज में फिर
फ्रांस की एग्जिस्टेंस हो, मगर फाइनली ये एरियाज फ्रांस को दिए गए। 1946 में ये एरियाज दिए गए फ्रांस को, और 1946 से लेकर 1954 तक फ्रांस ने बड़ी तारीख में कोशिश की कि वियतनाम पर कंट्रोल कर लूं, मगर जो वियतनाम के फ्रीडम फाइटर्स थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई और इम्पीरियलिज्म हुकूमत करे, क्योंकि वो तारीख में जिसने वियतनाम के ऊपर अटैक किया या कैप्चर किया वो उससे जंग करते थे, क्योंकि नहीं कि वो फ्रांस को रेजिस्ट कर रहे थे, इवन के जब जापान ने यहाँ पे 1941 में कंट्रोल किया तो वो जापान के साथ भी गोरिल्ला वारफेयर करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब फ्रांस ने 1946 में वियतनाम पे कंट्रोल किया तो उस वक्त दो ही ग्रुप्स या दो ही पार्टीज थी वियतनाम में। एक थे वियतमिन। अब वियतमिन का जो लीडर था वो था हो ची मिन, और हो ची मिन फ्रीडम फाइटर था, और वो सिर्फ जापान के साथ जंग नहीं लड़ रहे थे, मगर 1946 में जब फ्रांस ने फिर यहाँ पे अटैक किया तो इन्होंने फ्रांस के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि इन्हें चाहिए था वियतनाम आजाद। ये आजाद वियतनाम चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई और इम्पीरियलिज्म या कोई और कंट्री वियतनाम पे हुकूमत करे। और यहाँ पे दूसरा ग्रुप था फ्रेंच लॉयलिस्ट का। अब फ्रेंच लॉयलिस्ट में वो ग्रुप था जो चाहते थे कि भाई यहाँ पे ठीक है फ्रांस की हुकूमत ही रहे, और इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया फ्रांस को इन फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, और इतनी हद तक कि इन फ्रेंच लॉयलिस्ट ने क्या किया कि वो फ्रांस की आर्मी को भी ज्वाइन करते थे कि और उन्हें बताते थे कि भाई ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनसे कैसे डील किया जा सकता है। मगर फ्रांस ने इन फ्रीडम फाइटर्स से बहुत कोशिश की कि वियतनाम को हासिल कर लूं, मगर जब फ्रांस ये नहीं कर पाया तो फाइनली क्या हुआ कि 1954 में फ्रांस ने जेनेवा अकॉर्ड्स, एक पीस एग्रीमेंट था, उस पीस एग्रीमेंट के तहत इस जंग से बाहर निकल आया या वियतनाम से बाहर निकल आया, क्योंकि फ्रांस ने बड़ी कोशिश की मगर इन फ्रीडम फाइटर्स ने बड़ा फ्रांस को रेजिस्ट किया। अब देखें, जब जेनेवा अकॉर्ड्स हुआ तो जेनेवा अकॉर्ड्स के तहत वियतनाम को दो हिस्सों में या दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉर्थ वियतनाम में और दूसरा साउथ वियतनाम में। और जेनेवा अकॉर्ड्स में यह भी कहा गया कि भाई जो हम नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में वियतनाम को डिवाइड कर रहे हैं ये कोई परमानेंट डिवीजन नहीं, ये सिर्फ टेम्पररी डिवीजन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ वक्त के बाद आप यहाँ पे रेफरेंडम करवाना। अगर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने फिर कहा कि भाई हम यूनिफाइड रहना चाहते हैं, मतलब कि हम नॉर्थ या साउथ के कॉन्सेप्ट को खत्म करके फिर इस पूरी एरिया को वियतनाम बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इन्हें वियतनाम बना देना। तो उस वक्त जो नॉर्थ के जो एरियाज मिले वो मिले कम्युनिस्ट ब्लॉक को, या वो कहें कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे हो ची मिन को मिले। अब उस वक्त 1954 में कोल्ड वार का एक उरूज का टाइम पीरियड था, तो आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्थ वियतनाम मिल रहा है कम्युनिस्ट ग्रुप को तो इन्हें सपोर्ट करेगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आज हम रशिया कहते हैं। और जो साउथ वियतनाम मिला वो मिला प्रो वेस्ट पार्टी को, और उनका जो लीडर था वो था नो डिन डियम। अब नो डिन डियम को कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये प्रो वेस्ट था तो जाहिर बात है इन्हें सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनाम को जो कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था यूएसएसआर, चाइना, क्योंकि कोल्ड वार का टाइम पीरियड था, और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके साथ साथ फ्रांस, उसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, वो सपोर्ट करे थे साउथ वियतनाम को। अब क्या हुआ कि जैसे जेनेवा अकॉर्ड में ये कहा गया था कि भाई कुछ टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे रेफरेंडम होगा, अगर रेफरेंडम में लोगों ने कहा कि साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम दोनों फिर मर्ज हो जाएं और फिर ये वियतनाम बन जाए, यूनिफाइड हो जाएं, तो आप ऐसा करना। मगर जो साउथ वियतनाम का जो लीडर था नो डिन डियम, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी रेफरेंडम नहीं कराऊंगा साउथ वियतनाम में, मतलब कि साउथ वियतनाम तारीख में हर वक्त ही साउथ वियतनाम रहेगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि साउथ वियतनाम में एक कैपिटलिस्ट, एक कम्युनिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था वियतकोंग। तो वियतकोंग साउथ वियतनाम की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ हो गया, और उसके साथ साथ नॉर्थ वियतनाम भी उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया, और यूएसएसआर चाइना भी उस ग्रुप या उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि यहाँ पे रेफरेंडम हो और रेफरेंडम के बाद फिर वियतनाम यूनिफाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लें
जब यूएसएसआर, चाइना और वियतकोंग और इवन के नॉर्थ वियतनाम जब इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, तो जाहिर बात है अब इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि कोल्ड वार का टाइम पीरियड था। तो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यही चाहता था कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे कायम रहे, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम में तो पहले ही कम्युनिज्म आ चुका था, तो ये नहीं चाहते थे कि साउथ वियतनाम में भी कम्युनिज्म आ जाए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नो डिन डीएम की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि वियतकोंग उस कम्युनिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे साउथ वियतनाम में गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उस वक्त क्या हुआ कि यूएसए ने अपने एडवाइजर प्रोवाइड किए साउथ वियतनाम को, या ये कहें कि नो डिन डीएम की गवर्नमेंट को, और अभी तक मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस जंग में कम्प्लीटली नहीं आ चुका था। तो वो जो एडवाइजर होते थे वो साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को या नो डिन डीएम को मिलिट्री सपोर्ट करते थे, मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, और इवन के वो डील करवाते थे कि भाई आपको वियतकोंग को जो कम्युनिस्ट ग्रुप है जो गोरिल्ला वारफेयर कर रहा है आपके खिलाफ, उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उन एडवाइजर्स के नंबर बढ़ाते गए। अब देखें, ये है नॉर्थ वियतनाम का लीडर जिसे कहा जाता है हो ची मिन। अब हो ची मिन के साथ पूरी नॉर्थ वियतनाम थी, और ये है रूलर जो लीडर था वो था साउथ वियतनाम का नो डिन डीएम। जब नो डिन डीएम ने रेफरेंडम के लिए कहा कि मैं यहाँ पे रेफरेंडम नहीं करवाऊंगा, तो इसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनाम भी नो डिन डीएम के खिलाफ हो गया, और इवन के जो साउथ वियतनाम की जो कम्युनिस्ट जो ग्रुप था साउथ वियतनाम का वियतकोंग भी नो डिन डीएम के खिलाफ हो गई। और उन्होंने क्या किया, वियतकोंग कंटिन्यू गोरिल्ला वारफेयर करती थी इसकी गवर्नमेंट को, नो डिन डीएम की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। तो इतनी प्रोटेस्ट बढ़ गई, या ये कहें कि इतनी गोरिल्ला वारफेयर बढ़ गई। अब फाइनली क्या हुआ कि 1963 में वियतकोंग पार्टी वालों ने अपने मुल्क के रूलर, अपने मुल्क के लीडर नो डिन डीएम को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस वक्त की कंडीशंस वियतनाम की कितनी खराब हो चुकी थी। अब जब नो डिन डीएम को कत्ल कर दिया, तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यह सोचा कि भाई नॉर्थ वियतनाम में तो पहले ही कम्युनिज्म आ चुकी है, और साउथ वियतनाम में भी वियतकोंग कंटिन्यू यही डिमांड कर रही है कि यहाँ पे भी कम्युनिज्म आ जाए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यह सोचा कि अब हमें यहाँ पे इंटरवेन करनी चाहिए, जैसे कि हम साउथ वियतनाम को कम्युनिज्म से बचा सकें। तो फाइनली क्या हुआ कि गल्फ ऑफ टोंकिन का एक इंसिडेंट करवाया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इवन कि आप गूगल पे चेक कर लें या यूट्यूब पे चेक कर लें या किसी भी बुक में चेक कर लें, तो इसे तारीख में कहा जाता है कि ये एक फेक इंसिडेंट था, ये फैब्रिकेटेड इंसिडेंट था। अब क्या हुआ कि 1964 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि भाई गल्फ ऑफ टोंकिन में हमारे नेवल शिप्स जा रहे थे, जिसमें क्या हुआ कि वियतकोंग ने और नॉर्थ वियतनाम के कुछ बागी ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक किया, मतलब कि हमारी नेवल शिप के ऊपर अटैक किया, तो इसलिए हम अब वियतनाम के ऊपर इन्वेड करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि यूएसए कांग्रेस पास्ड गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन टू इन्वेड एट नॉर्थ वियतनाम एंड वियतकोंग। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कांग्रेस ने गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास किया, और जिसके तहत उसने कहा कि भाई हम इन्वेड करेंगे नॉर्थ वियतनाम पे, और उसके साथ साथ जो साउथ वियतनाम में एक कम्युनिस्ट ग्रुप है जो गोरिल्ला वारफेयर कर रहा है वियतकोंग, उसके ऊपर अटैक करेंगे। जब ये अटैक किया गया तो उस वक्त एक तारीख की बड़ी फेमस कोटेशन जो मुझे हो ची मिन की मिली 1966 में, हो ची मिन ने कहा कि everything depend on Americans. If they want to make war for 20 years, then we shall make war for 20 years. हो ची मिन ने कहा कि अगर आप हमारे साथ जंग करना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो हम भी आपसे 20 सालों तक लड़ते रहेंगे। अब आप पे डिपेंड है कि आप हमसे जंग करें या अमन करें। If they want to make peace, we shall make peace and invite them to tea afterwards. तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अमन करने के लिए तैयार हैं तो हम भी पीस को प्रमोट
करेंगे। तो फाइनली वियतनाम वार स्टार्ट हुई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे बहुत से अपने सोल्जर्स भेजे और यहाँ पे वियतनाम में बड़ी बम्बिंग की गई, नॉर्थ वियतनाम में और साउथ वियतनाम की जो वियट कोंग पार्टी थी उसके खिलाफ, या वियट कोंग जो एक ग्रुप था उसके खिलाफ। और कहा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 में भी इतने बम नहीं गिराए गए जितने वियतनाम और वियट कोंग पार्टी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बम गिराए। यहाँ पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट ने बहुत सी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर दिया वियतनाम के खिलाफ और वियट कोंग पार्टी के खिलाफ। अब देखें, जो सबसे बड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ये था कि ये जंग कोई बॉर्डर लाइन पे नहीं लड़ी गई। ये जंग खास करके देहाती इलाकों में लड़ी जाती थी, विलेजेस में लड़ी जाती थी और ये जंग जंगल में लड़ी जाती थी। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो सोल्जर्स थे वो तो वेल ट्रेंड थे, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, मगर ऐसी जंग से वो अवेयर नहीं थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत से लॉस का सामना करना पड़ा। और जो वियट कोंग पार्टी और जो नॉर्थ वियतनाम के लोग थे वो तारीख में अगर आपने देखा हो कि फ्रांस के खिलाफ भी वो गोरिल्ला वारफेयर करते थे और जब जापान ने यहाँ पे अटैक किया तो वो भी गोरिल्ला वारफेयर करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ और साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट के खिलाफ भी उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो छुप के आते थे। कहीं पे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर कैंप होती थी उन पे अटैक करते थे, उन सारी कैंप को खत्म करके उन सोल्जर्स को मार के ये फिर छुप के चले जाते थे। तो इसलिए बहुत सा लॉस हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स को। जैसे आप यहाँ से देख लें कि ये छुप के आ रहे हैं, किसी भी कैंप पे अटैक करके ये फिर वापस चले जाएंगे। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसे जंग के एटमॉस्फेयर से उनके सोल्जर्स वाकिफ नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सा लॉस हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स को। और बड़ी जो डेवलपमेंट इस जंग में हुई वो थी अंडरग्राउंड टनल्स, क्योंकि जो वियट कोंग पार्टी थी उसने और नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने क्या किया कि जो गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे उसने पूरी कंट्री में अंडरग्राउंड टनल लगा दिए और वो अंडरग्राउंड टनल में छुपे रहते थे। किसी भी एरिया से जब उन्हें पता चलता था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स मौजूद हैं तो वो वहां पे उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकल के उन कैंप पे अटैक करते थे, उन कैंप को खत्म करके फिर ये अंडरग्राउंड टनल्स में चले जाते थे। और तकरीबन इन्होंने पूरी कंट्री में अंडरग्राउंड टनल लगा दिया, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। अब देखें, 1968 में एक बड़ा इशू हुआ जिससे वियट कोंग पार्टी को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला, क्योंकि 1968 में वियट कोंग पार्टी ने एक प्लान को डिसाइड किया कि भाई हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो सोल्जर्स या जहां जहां पे उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है वियतनाम में, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वियट कोंग पार्टी वालों ने जो गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे उन्होंने तकरीबन 100 सिटीज जो साउथ वियतनाम की थी उन पर भी अटैक किया और नॉर्थ वियतनाम में भी जहां जहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स मौजूद थी, उनके एग्जिस्टेंस था, उनके ऊपर अटैक किया। तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव था वियट कोंग पार्टी वालों का वो यही था कि हम इन पे अटैक करके उनके बाद क्या करेंगे, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स हैं हम उनको डिफीट देकर यहाँ से मार भगा देंगे। और उसके बाद उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो साउथ वियतनाम में गवर्नमेंट बनी हुई है हम उस गवर्नमेंट को गिराकर उसके बाद क्या करेंगे, वियतनाम को यूनिफाइड कर देंगे। मगर ऐसा तो नहीं कर पाए, गोरिल्ला वारफेयर जो कर रहे थे उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं किया। मगर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला वियट कोंग पार्टी वालों को, या ये कहें कि बड़ी इंटरनेशनल कवरेज मिली वियट कोंग पार्टी वालों को। क्योंकि अब यहाँ से आप देख लें कि जो आपको रेड एरियाज में देख रहे हैं ये वो एरियाज हैं जहां पे वियट कोंग पार्टी वालों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैंप्स पे अटैक कर दिया। तकरीबन आप देख लें कि पूरी कंट्रीज पर उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बात के बाद इंटरनेशनल कवरेज मिली वियट कोंग पार्टी वालों को, साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला
اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھائی جب یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں تو آپ ان سے کیوں جنگ کریں جبکہ یہ آپ کی جنگ ہے بھی نہیں. اور ایون اتنی حد تک کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو سویلینز تھے وہ بھی اپنی کنٹری سے خلاف ہو گئے, اپنی کنٹری کی پالیسیز سے خلاف ہو گئے. انہوں نے بھی کنٹینیو ڈیمانڈ کی کہ بھائی آپ کیوں اپنے سولجرز بھیج رہے ہیں ویتنام میں, جتنے کہ ویٹ کانگ پارٹی اتنی پاورفل بن چکی ہے اور وہ آپ کے سولجرز کو اتنی حد تک اتنا لاس دے رہے ہیں, تو آپ اس جنگ سے باہر نکل آئیں, اس جنگ کو چھوڑ دیں. تو اس 1968 کے ٹیٹ اوفینسو کا ریونج لینے کے لیے 1968 میں کیا کیا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ویتنام کے ایک ولیج پر اٹیک کر دیا اور تقریباً اس سارے ولیج کے جو بھی لوگ تھے ان کو مار دیا. اور جب یہ فوٹوز پبلش ہوئے تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس جنگ کے خلاف ہو گئے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لوگ باہر نکل کے آئے, سڑکوں پہ نکل کے آئے. ان کی یہی ڈیمانڈ تھی اپنی گورنمنٹ سے کہ بھائی آپ اپنے سولجرز واپس بلائیں جو ویتنام میں جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کو ختم کریں, کیونکہ یہ جنگ تو ہماری ہے ہی نہیں, تو ہمارے سولجرز وہاں پہ کیوں جا کے لڑ رہے ہیں. تو یہ پروٹیسٹ بڑھتی گئی آہستہ آہستہ. اب کیا ہوا کہ یہ ایک ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی ایک بڑا ویڈیو تھا, جس کے بعد ایک پروٹیسٹ اور بڑھ گئی اور انٹرنیشنل کمیونٹیز نے بھی یہی ڈیمانڈ کی یو ایس اے سے کہ آپ اپنے سولجرز واپس بلائیں. اب اس ویڈیو میں کیا ہوا کہ ایک ویٹ کانگ کے فریڈم فائٹر کو پکڑا گیا اور اس کو لائیو کوریج دیکھ کر ایک آفیسر نے اسے گولی مار دی. تو اس کے بعد جب یہ ویڈیو پبلش ہوا تو اس ویڈیو کے پبلش کے بعد بہت سی کنٹریز نے ڈیمانڈ کی کہ آپ واپس آ جائیں, اور ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سویلینس لوگوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ اس جنگ سے نکل آئیں. تو فائنلی کیا ہوا کہ 1968 میں جو سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جنرل الیکشنز بھی ہونے والی تھی. تو اس وقت رچرڈ نیکسن ایک پریزیڈنٹ کے لیے تھا, کینڈیڈیٹ تھا. تو رچرڈ نیکسن نے پرومس کیا الیکشن کیمپین کے دوران کہ بھائی اگر یہ الیکشن میں جیت گیا تو جو بھی ہمارے سولجرز موجود ہیں ویتنام میں انہیں واپس بلا دوں گا اور اس جنگ کو ختم کر دوں گا. تو فائنلی ایسا ہی ہوا. 1973 میں ایک ایگریمنٹ ہوا جسے کہا جاتا ہے تاریخ میں کہا جاتا ہے پیرس پیس اکارڈ. تو پیرس پیس اکارڈ کے تحت جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو بھی سولجرز تھے ان کو واپس بلایا گیا. اور تاریخ میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویتنام وار وہ وار تھی جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بالکل بڑے پیمانے پہ شکست ہوئی, کیونکہ یو ایس اے نے جب یہاں پہ اٹیک کیا تھا تو یو ایس اے کی یہی سوچ تھی, یہی پالیسی تھی کہ ہم کچھ ہی دنوں میں ویٹ کانگ کے اوپر کنٹرول کر لیں گے اور کچھ ہی دنوں میں, کچھ ہی ویکس میں ہم نارتھ ویتنام پر بھی کنٹرول کر لیں گے. مگر انہوں نے بڑی کوشش کی, یہ ویتنام کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے اور فائنلی 1973 میں پیرس پیس اکارڈ ایک پیس ایگریمنٹ کے تحت یہ جنگ سے نکل آئے. اب دیکھیں جب یہ جنگ سے نکل آئے تو اس وقت کیا ہوا کہ جو ویٹ کانگ پارٹی جو ساؤتھ ویتنام میں لڑ رہی تھی ساؤتھ ویتنام کی گورنمنٹ کے خلاف, اور دوسرا نارتھ ویتنام جو بھی لڑ رہا تھا ساؤتھ ویتنام کی گورنمنٹ کے خلاف اور ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہیں ایک پروفٹ ملا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب ساؤتھ ویتنام کی گورنمنٹ کہاں جائے گی. تو کیا ہوا کہ نارتھ ویتنام نے 2 ہی سالوں کے بعد ساؤتھ ویتنام پر اٹیک کیا اور ساؤتھ ویتنام کو کیپچر کر دیا. مطلب کہ جو نارتھ اور ساؤتھ کا کانسیپٹ تھا اسے ختم کروا دیا اور پھر ویتنام کو یونیفائڈ کر دیا, کیونکہ ویٹ کانگ والے جو ساؤتھ ویتنام میں جو ایک کمیونسٹ گروپ تھا جو گوریلا وارفیئر کر رہا تھا وہ بھی اپنی گورنمنٹ کے خلاف تھا, اور نارتھ ویتنام کے لوگ بھی ساؤتھ ویتنام کی گورنمنٹ کے خلاف تھے. اور ساؤتھ ویتنام کے ساتھ جو ایون کے اور جو سویلینز بندے تھے وہ بھی اپنی گورنمنٹ سے ناخوش تھے. تو اس لیے 1975 میں نارتھ ویتنام نے کیپچر کر دیا ساؤتھ ویتنام کو اور پھر ویتنام تاریخ میں یونیفائڈ ہو گیا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنا نقصان ہوا. تقریباً 60,000 یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سولجرز اس جنگ میں مارے گئے, اور جو ویتنام کے لوگ یہاں پہ مارے گئے وہ تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک یہاں پہ لوگ مارے گئے. اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو حد سے زیادہ ایک شکست ہوئی,
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि मैं वियतकॉन्ग उस गोरिल्ला वारफेयर जो कर रहा है एक ग्रुप जो साउथ वियतनाम में उन पे कंट्रोल कर लूं, उस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। बड़ी कोशिश की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कि मैं नॉर्थ वियतनाम पे कंट्रोल कर लूं, मगर नॉर्थ वियतनाम पे भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फाइनली एक पीस एग्रीमेंट करके वो इस जंग से बाहर निकल आया। तो इसलिए कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बड़ी शिकस्त हुई इस जंग में। तो ये था मेरा लेक्चर वियतनाम वार के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।